नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र गौतम आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा 247 में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि ज्योग्राफी पार्ट को हम लोग पढ़ रहे थे, तो लास्ट क्लास में हमने पवनों के बारे में स्टडी किया कि किस किस तरह से टेम्परेचर बढ़ने के साथ में पवनों पर क्या प्रभाव पड़ता है, पवनों को किस तरह से वायु दाब उच्च होता है, किस पर वायु दाब निम्न होता है। तो आज हम पढ़ते हैं वायु दाब के बेसिस को आगे कंटिन्यू करते हुए वर्षा के बारे में। तो आज हमारा टॉपिक है बरसात। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं आज मैं आपके लिए कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे धरातल पर बरसात कैसे होती है। आपको ये सब चीजें बेसिक कंसेप्ट से आपको, तो वर्षा कैसे होती है। सबसे पहले आपने ये नॉर्मल तरीके से सुना होगा कि जहां पर ठंडी हवा तथा गर्म हवा मिलती है वहां पर बरसात होती थी। ये तो एक नॉर्मली जनरली बात हो जाती है। तो वर्षा होती किस तरह से? वर्षा होती है कि हमारे जिस तरह से मैरीटाइम यानी समुद्र से कुछ ह्यूमिडिटी अब्जॉर्ब करने के लिए, जिसे हम बोलते हैं जल वाष्प, क्या होगा कि जल वाष्प वाटर वेपर समुद्र से कुछ हमारा, यहां से मैं बता देता हूं कि हमारा जो जल वाष्प क्या होगा कि जैसे जैसे हाई टेम्परेचर मतलब ये डिपेंड करता है जैसे जैसे तापमान, जहाँ तापमान ज़्यादा होगा उसी तरीके से आपका जल वाष्प भी उसी रेशियो में ज़्यादा होता है। तो हमारा क्या है कि यहाँ से समुद्र से पानी का जल वाष्प होता है और जल वाष्प होने के बाद में इसका होता है संघनन, जिसे बोलते हैं कंडेंसेशन। संघनन होगा, संघनन होने के बाद में तब आपकी बरसात, जमीन पर बरसात हो जाती है। तो ये तो था आपका नॉर्मली जनरल कंसेप्ट। अब हमें इसका बेसिक चीजों का पता होना चाहिए कि बरसात आखिर आपका जल कैसे अब्जॉर्ब होता है, कैसे हमारी वायु में जाके बादल बनते हैं। तो बादल कैसे बनते हैं, सबसे पहले कुछ आपके पॉइंट है, मैं उनको बता देना चाहता हूँ आपको। एक एक करके उन पॉइंट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या है कि यहाँ पर पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल में जल वाष्प के संघनन के फलस्वरूप जो जल कणों का निर्माण होता है, उन बादलों का जो बादल बन जाते हैं, उनसे बरसात होती है। तो ये तो एक डेफिनेशन के तौर पर हम लोगों ने पढ़ लिया। अब एक पॉइंट आता है आपका आर्द्रता, जिसे हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी क्या होता है कि वायु में, यहाँ पर वायु में टाइप गलत टाइप हो गया है, वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा, वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जितनी आपकी वायु में जल वाष्प की मात्रा एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है उसको, उसकी आर्द्रता कहते हैं। अब ये जो है हमारे वायुमंडल में, हमारी वायु में प्रति इकाई वॉल्यूम, प्रति इकाई आयतन में इसकी मात्रा कितनी है? आपकी 4% तक है। क्योंकि जिस तरह से हमारे वायुमंडल में प्रति इकाई क्षेत्रफल, प्रति इकाई आयतन, प्रति इकाई आयतन में वायु एब्जॉर्ब, जो वायु जल वाष्प जो एब्जॉर्ब कर सकती है वो कितनी है आपकी? 4% तक। क्योंकि हमारा आपको पता है कि 71% पर आपका समुद्र है, आपको आपका 29% पर आपका धरातल है। ये बात आपको पता होगी, जिसकी वजह से क्या है कि पर यूनिट वॉल्यूम में 4% जल वाष्प एब्जॉर्ब किए हुए हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यहाँ पर दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है आपकी? जिसे बोलते हैं हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इन सब कंसेप्ट को समझाने का मेरा तात्पर्य यह है कि आपको इन सभी कंसेप्ट का यूज आगे, हम किस तरह से वर्षा होती है तो उनका यूज होगा। तो इनका एक एक पॉइंट को मैं समझा देता हूं। पहले जो आपका एयर में, वायु में उपस्थित जल वाष्प यानी कि पानी की जो मात्रा होती है अपॉन बटे जो आपका जल वाष्प
ग्रहण करने की यानी कि क्षमता जो उसकी वायु की कुछ क्षमता होती है कि इतने लिमिट तक वायु जल की वाष्प को अब्जॉर्ब कर सकती है, इनटू 100, इसको हम प्रतिशत में मापते हैं। तो जितनी आपकी कुल एयर में उपस्थित जलवाष्प और उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता कैपेसिटी इनटू 100, ये आपका क्या कहलाता है, आपका ये कहलाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम सापेक्ष आर्द्रता। एक पॉइंट आ जाता है आपका यहां पर, एक और पॉइंट, औशांक बिंदु, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट, अब ड्यू पॉइंट क्या होता है? ड्यू पॉइंट ये होता है कि कोई भी आपका एक ऐसा बिंदु जहां पर वायु क्या है कि आपकी संतृप्त हो जाए। संतृप्त मतलब क्या है कि उसकी लिमिट खत्म हो जाए कि इसके आगे वो जलवाष्प को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो वो ऐसा पॉइंट, वह न्यूनतम तापमान, एक ऐसा बिंदु जिस पर वायु संतृप्त हो जाए यानी सैचुरेटेड हो जाए, इससे आगे वो उस आपको जलवाष्प को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो यहां मतलब यह है कि इनका सबका कंसेप्ट मैं आपको अब बता देता हूं। मान लीजिए जैसे आपका लो प्रेशर मतलब निम्न वायुदाब, जहां पर लो प्रेशर होता है हमेशा बरसात वहीं पर होती है। लो प्रेशर मतलब लो प्रेशर कब होगा? जब, क्योंकि वायु हल्की हो जाएगी, मतलब उसका वायु का दबाव कम हो जाएगा जब आपका हाई टेम्परेचर होगा, तापमान अधिक होगा। जब लो प्रेशर होगा तो हवाएं क्या होंगी? हल्की होकर ऊपर जाना स्टार्ट कर देंगी। ऊपर जाने के बाद में क्या होगा कि ये कुछ जल की समुद्र के ऊपर, जिस तरह से आपका समुद्र के ऊपर जाती है तो वहां से क्या एब्जॉर्ब करती हैं? वहां से करती हैं आपकी जल वाष्प एब्जॉर्ब करती हैं, जो कि विभिन्न कणों में, जल के कणों में मिलकर किसका निर्माण कर देती हैं? वो करते हैं आपके बादल का निर्माण। बादल का निर्माण हो गया। अब क्या होता है, बादल का जब निर्माण होता है तो क्या होता है कि जब यहां पर एक पॉइंट मैंने अभी आपको बताया था, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जिसे बोलते हैं हम सापेक्ष आर्द्रता। अगर ये 100% हो जाती है, मींस दैट अभी मैंने बताया था कि वायु में उपस्थित जलवाष्प, सॉरी यहां पे गलत लिख गया है थोड़ा सा, और उपस्थित जलवाष्प अपॉन आपका जलवाष्प, वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता। यहां पर मैं केवल क्षमता लिख देता हूं, वायु की जल धारण करने की क्षमता इंटू 100। अब आप मुझे एक बात बताइए, वायु में यहां हमारे बादल का निर्माण हो गया। जब हमारे बादल किस तरह से आपका वाटर वेपर हो जाने के बाद में, जलवाष्प हो जाने के बाद में छोटे छोटे कणों के रूप में ऊपर जाके बादल का निर्माण हो गया। बादल का जब निर्माण हो गया, यहां एक पॉइंट बताया था रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है कि वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा और वायु में उपस्थित जलवाष्प की क्षमता, धारण करने की क्षमता, जब ये दोनों मान लीजिए ये दोनों बराबर हो जाएंगे कि आपका वायु जल धारण नहीं कर सकती, तो क्या हो जाता है, जब दोनों कट जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब 100% हो जाता है तो यहां पर प्रक्रिया कौन सी स्टार्ट हो जाती है? यहां पर प्रक्रिया हो जाती है आपकी संघनन की प्रक्रिया। ये साइंस का कंसेप्ट लेके चल रहा हूं मैं आपको, ताकि आसानी से ये चीज समझ में आए। संघनन मीन्स इसको बोलते हैं हम कंडेंसेशन हो जाएगा। अब कंडेंसेशन होने के बाद में, कंडेंसेशन जहां ये प्रक्रिया हो जाती है तो कंडेंसेशन होने के बाद में रेन यानी कि बरसात होना प्रारंभ हो जाता है। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर होगा आपको। नहीं हुआ तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। सूरज की किरणें धरातल पर पड़ेंगी, धरातल पर पड़ेंगी तो क्या होता है, वहां पर धरातल पर पड़ेंगी तो आपकी धरातल की जो हवाएं हैं वो क्या है, ऊपर उठेंगी। ऊपर उठेंगी तो क्या होगा कि वो कुछ समुद्र से जलवाष्प धारण करेंगी। जलवाष्प धारण करेंगी तो उन हवाओं की कुछ लिमिट होगी, उस लिमिट को क्या बोलते हैं, औशांक बिंदु यानी कि ड्यू पॉइंट। अब ड्यू पॉइंट, जब आपका ड्यू पॉइंट क्या होता है कि जब आपका ड्यू पॉइंट होता है, मैंने यहां पर बताया था कि ड्यू पॉइंट ये रहा, वह न्यूनतम बिंदु जिस पर वायु
सैचुरेटेड हो रहा है। सैचुरेटेड होने का मतलब ये है कि जब आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि आपकी सापेक्ष आर्द्रता 100% हो जाए। 100% कब होगी? जब वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा और वायु में उपस्थित धारण करने की क्षमता जब बराबर हो जाती है, तब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी। जब 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी तो एक प्रक्रिया होती है आपकी संघनन की प्रक्रिया। संघनन की प्रक्रिया होगी तो संघनन की प्रक्रिया होने के साथ साथ में क्या होगी? आपकी बरसात। क्लियर? आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। इसी तरह से दो कंसेप्ट और यहां पर मैं बता देता हूं कि इसके साथ में आपका ड्यू पॉइंट के दो कंसेप्ट एग्जाम में ये भी पूछ लिए जाते हैं। ड्यू पॉइंट, अगर आपका ड्यू पॉइंट औसांक बिंदु जब ज्यादा होता है आपका हिमांक बिंदु मतलब जमने की प्रक्रिया, मान लीजिए कोई भी औसांक बिंदु इसका है 5 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका हिमांक बिंदु कोई 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पर जम जाती है, तो इस समय पर क्या होगा? जब आपका औसांक बिंदु हिमांक बिंदु से ज्यादा होता है तो क्या होगा? तब वर्षा होगी। एक कंडीशन में वर्षा कब होती है? जब आपका औसांक बिंदु कम हो जाता है हिमांक बिंदु से। मींस दैट कि जब आपका आपको मैं बताऊंगा ये चीज भी कि जब आपका एक होता है लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर की, जब आपका हाई प्रेशर एक साथ तेजी से नीचे जाता है और लो प्रेशर आपको उसको तेजी से ऊपर जाता है, तो क्या होता है कि जो आपके हिम कणों के होते हैं एक साथ टेम्परेचर गिरने की वजह से क्या होता है कि जो आपके आइस के कण होते हैं, तो आइस के कण क्या होगा कि ओले के रूप में वर्षा जो होती है वो होती है आपकी ओले के साथ में वर्षा होगी। क्यों? कब होगी? जब आपका ड्यू पॉइंट औसांक बिंदु हिमांक बिंदु से कम हो जाए। मान लीजिए देखो यहां पर मैं बता देता हूं, ये आपका -5 डिग्री पहुंच जाए और ये आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहे, तो इस समय पर क्या होगा? ओले के साथ में बरसात होगी। अब औसांक बिंदु अगर ज्यादा है हिमांक बिंदु कम है तो यहां पर नॉर्मल बरसात होगी। ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, परीक्षा में कई बार पूछ ले जाते हैं ये पॉइंट। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अब इसी तरह से सेम कंसेप्ट पर जब ये यहां संगठन लिखा हुआ है, संगठन जब ये आपका संगठन पृथ्वी के सरफेस पर हो, धरातल पर होता है, तो 3 प्रोसेस होती है ये इस तरह से। क्या होता है? ओस का निर्माण होता है। ओस कैसे बनती है आपको ये चीज भी पता होना चाहिए। ओस कैसे बनती है? जब तापमान औसतन तापमान के नीचे गिर जाता है तो वायु में उपस्थित जल वाष्प का संघनन होना स्टार्ट होता है। छोटी छोटी बूंदें जो होती है वो घास और पत्तियों के रूप में जम जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? ओस कहते हैं। मींस दैट यहां पर क्या होगा कि जब आपका ड्यू पॉइंट धरातल पर ड्यू पॉइंट औसांक बिंदु हिमांक बिंदु से नीचे चला जाता है, मतलब जमने की प्रक्रिया से नीचे चला जाएगा, तो उस समय पर क्या होगा कि जो छोटे छोटे जो कण होंगे वो क्या है कि घास पत्तियों पर जम जाएंगे, जिसे हम क्या कहते हैं? ओस का नाम दे देते हैं। इसी तरह से आपका कोहरा, फॉग क्या होता है कि जो हमारे वायु में उपस्थित छोटे छोटे धूल के कण होते हैं, जो छोटे छोटे धूल के जो कण होते हैं उनके संगठन पर जल के कणों के रूप में जम जाते हैं, जल के कण उस पर रूप में जम जाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जिसे हम बोल देते हैं कोहरा। अब कोहरे में क्या हो जाता है कि आपकी विजुअल इंटेंसिटी हो जाती है, वो दृश्यता हो जाती है आपकी कम हो जाती है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट आपको। अब हम देख लेते हैं यहां पर बरसात के प्रकार, कौन कौन सी बरसात होती है। बरसात के प्रकार पढ़ने से पहले एक प्रोसेस होता है जिसे मैं यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं आपको। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। एक होता है एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसे हिंदी में बोलते हैं रुद्धोष्ण प्रक्रिया। रुद्धोष्ण प्रक्रिया क्या होता है कि ये ना तो टेम्परेचर को बाहर से लेते हैं और ना ही टेम्परेचर को बाहर से देते हैं। इस प्रक्रिया में ना तो टेम्परेचर बाहर से लिया जाएगा ना ही टेम्परेचर बाहर से दिया जाएगा, जो कि अपने सैचुरेटेड पोजीशन में है उसी टेम्परेचर से इस प्रक्रिया में होता है। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि 2 तरीके की प्रक्रिया होगी कि एक तो आपका जब आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, यहां ध्यान दीजिएगा, जब आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाटर की जो
एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, जब आपका तापमान बढ़ेगा तो उसकी कैपेसिटी, जो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होगी, वायु की वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, वायु की जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता, वो क्या है, बढ़ेगी। क्लियर हो गया पॉइंट। नेक्स्ट है आपका, अब इसमें क्या होगा, जब टेम्परेचर कम होगा, जब टेम्परेचर कम होगा तो इसमें क्या होगा कि वायु की जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता कम होगी। जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता जो होगी वो क्या होगी, कम होगी, और यहां पर बढ़ेगी। कैसे, आपको यहां से दिख रहा होगा, जैसे जैसे आपका वायु का तापमान बढ़ता चला जाता है तो वायु में क्या होता है कि जल वाष्प और एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसी तरह से जैसे जैसे टेम्परेचर आपका कम होता है तो वायु में जल वाष्प एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। अब इनसे कम, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। ये कैसे होता है हम बात कर लेते हैं। यहां पर मान लीजिए ये हमारे पृथ्वी का धरातल है, ये धरातल है, सरफेस पर, ठीक है। अब यहां पर एक सूरज की किरणें पड़ती हैं, सूरज की किरणें पड़ेंगी यानी कि हाई टेम्परेचर होगा। हाई टेम्परेचर की वजह से यहां पर क्या होगा, लो प्रेशर यानी कि निम्न वायु दाब हो गया। अब निम्न वायु दाब होने की वजह से क्या होगा, वायु जो है आपकी वो क्या होगी, फैलेगी, वायु फैलेगी, इस तरह से वायु फैलेगी। यहां जाने के बाद में जैसे ही लो प्रेशर की सिचुएशन हुई, नीचे की जब वायु गर्म होगी तो ऊपर जाके फैलना स्टार्ट होगी। अब जब फैलना स्टार्ट होगी तो यहां जाके कहीं ना कहीं उसका वायु फैलने के बाद में यहां वायु का जो तापमान होगा, टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर कम होगा, कहीं ना कहीं जाके ऊपर जाके टेम्परेचर, वायु का टेम्परेचर कम होगा। अब जब टेम्परेचर कम होगा तो यहां एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जिसे मैंने अभी बताया था, एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसे हिंदी में बोलते हैं रुद्धोष्ण प्रक्रिया। रुद्धोष्ण प्रक्रिया जब होगी तब इसके बाद में क्या होगा, जब टेम्परेचर कम हो जाएगा, टेम्परेचर यहां पर कम हो जाएगा तो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, यहां पर उसकी वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी हो जाएगी, कम हो जाएगी वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। जब वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी उसकी कम हो जाएगी तो क्या होगा, जो वायु होगी, हवा जो होगी वो जल्दी सैचुरेटेड हो जाएगी, मतलब जल्दी से संतृप्त हो जाएगी, जल्दी संतृप्त। अब जब वायु जल्दी संतृप्त हो जाएगी तो इसके बाद में क्या होगा, वायु तो इसमें क्या होगा, संघनन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही वायु सैचुरेटेड हो जाने के बाद में संघनन की प्रक्रिया हो जाएगी। संघनन की प्रक्रिया हुई तो इसके बाद में क्या होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी RH जिसे बोलते हैं हम सापेक्ष आर्द्रता, वो आपकी 100% हो जाएगी। जब सापेक्ष आर्द्रता 100% हो जाती है तो आपको पता है कि रेन यानी बरसात हो जाती है। क्लियर, एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं। यहां पर हमारी धरातल पर सूरज की किरणें पड़ती हैं, यहां से मान लीजिए सूरज की किरणें धरातल पर पड़ी, धरातल पर सूरज की किरणें पड़ी तो यहां पर क्या हुआ कि जो यहाँ की वायु है वो हल्की होकर लो प्रेशर की, निम्न वायु दाब की सिचुएशन क्रिएट होगी। लो प्रेशर की जब सिचुएशन क्रिएट हुई तो यहाँ की जो वायु हैं वो ऊपर जाके ऊपर उठना स्टार्ट कर देंगी। जब यहाँ ऊपर उठना स्टार्ट कर देंगी तो ऊपर उठने के बाद में यहाँ क्या होता है कि वहां पर टेम्परेचर कम हो जाएगा। ऊपर उठने के बाद में टेम्परेचर जब यहाँ पर कम हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस, रुद्धोष्ण प्रक्रिया। रुद्धोष्ण प्रक्रिया क्या होगा, रुद्धोष्ण प्रक्रिया के तहत क्या होगा कि यहाँ पर जो इनकी वाटर एब्जॉर्ब, जब टेम्परेचर कम होगा, यहाँ पर मैं बता चुका हूँ, जब टेम्परेचर कम होगा तो यहाँ पर वाटर एब्जॉर्ब कैपेसिटी होगी कम, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ की जो वायु है
वो जल्दी संतृप्त हो जाएंगी। जल्दी संतृप्त कैसे होती हैं, यहाँ पर बता दिया था मैंने, ये संघनन प्रोसेस से कंडेंसेशन प्रोसेस होगा। कंडेंसेशन प्रोसेस होने के बाद में आरएच फैक्टर, यहाँ पर आरएच फैक्टर का मतलब है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता जब 100% हो जाता है तो वहां पर क्या हो जाता है, बरसात हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, इसी को एक और पॉइंट से मैं समझा देता हूं। मान लीजिए ये आपका धरातल पर क्या है कि हाई प्रेशर मतलब क्या है कि उच्च वायु दाब की कंडीशन बनी हुई है। ठीक है, भारी वायु हमारी यहां पर इकट्ठा हो रखी है। अब यहां से जैसे भारी वायु इकट्ठा हो रखी है तो यहां पर हल्की जो वायु होगी, आपकी वायु क्या होगी, यहां पर आके बैठने की कोशिश करेगी। जो ऊपर की हल्की वायु है जमीन पर आके बैठने की कोशिश करेंगी, यानी कि वायु क्या होगी, संकुचित होगी, यानी कि वायु इसमें कॉन्ट्रैक्ट होगी, वायु संकुचित होगी। जब यहां पर वायु संकुचित हो जाएगी तो यहां पर क्या होगा, ऊपर जाने के बाद में ऊपर की जो वायु होगी उसका टेम्परेचर, जो नीचे की वायु थी उसका टेम्परेचर आपका कम था, ऊपर जाने के बाद में उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, अब जब टेम्परेचर बढ़ा तो यहां पर क्या हो जाएगा, फिर से क्या होगा, रुद्धोष्म प्रक्रिया से एडियाबैटिक प्रोसेस से आपको पता है कि जब टेम्परेचर कम होगा तो अब उसको टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस में इसको फिर से हमें क्या है, जल वाष्प धारण करने की इसकी क्षमता ज्यादा हो जाएगी। जल वाष्प वाटर वेपर कैपेसिटी इसकी ज्यादा हो जाएगी। तो अब इसे क्या होगा कि ह्यूमिडिटी और चाहिए। अब ये ह्यूमिडिटी और चाहिए तो यहां पर क्या होगा कि वायु का जो संतृप्त वायु जो होगी, सैचुरेटेड नहीं होगी, वायु जो है आपकी संतृप्त नहीं होगी। वायु संतृप्त नहीं होगी तो आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी 100% नहीं होगी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% नहीं होगी तो फिर यहां इस कंडीशन में क्या होगा, हम वर्षा नहीं होगी। क्लियर कि आपका यहां देखिएगा कि जहां पर भी आपकी उच्च वायु दाब की कंडीशन बनती है, धरातल पर या कहीं पर भी उच्च वायु दाब की कंडीशन बनती है, हम वर्षा वहां पर नहीं होती। और यहां पर देख रहे होंगे आपकी जैसे ही आपकी लो प्रेशर की सिचुएशन बनती है, जहां पर भी लो प्रेशर निम्न वायु दाब की कंडीशन बनती है वहां पर बरसात हमेशा होती है। ठीक है, अब यहां पर आगे पढ़ते हैं हम, इनको पढ़ने के बाद में बरसात के टाइप्स पढ़ते हैं। पहली वर्षा है आपकी संवहन वर्षा। संवहन वर्षा मतलब कन्वेक्शन रेन। क्या होती है कन्वेक्शन रेन? कन्वेक्शनल रेन जो होती है आपकी पृथ्वी पर, ये आपका सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर आपका कहां पर होता है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर। इस क्षेत्र पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है। अब जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर, मान लीजिए इस क्षेत्र को बोलते हैं 0, यहां से जे 0 डिग्री और ये आपका हो गया 5 डिग्री। ये 5 डिग्री, ये आपका 5 डिग्री। इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम, डोल ड्रम क्षेत्र बोलते हैं। क्या होता है कि यहां पर टेम्परेचर इतना अधिक होता है, हाई टेम्परेचर की वजह से, यहां पर हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है कि यहां पर एक तो सबसे पहले कोरियोलिसिस फोर्स ना होने की वजह से यहां पर वायु का मूवमेंट कम होता है, यहां पर कोई भी चक्रवात जैसी प्रक्रिया नहीं होती है। तो यहां पर क्या होता है कि हाई टेम्परेचर पड़ता है, यहां पड़ेगा आपका हाई टेम्परेचर, क्योंकि सूरज की किरणें यहां इस क्षेत्र पर लंबवत पड़ेंगी। भूमध्य रेखीय क्षेत्र बोलते हैं इसे, भूमध्य रेखीय क्षेत्र। जब सूरज की किरणें हाई टेम्परेचर जब पड़ेगा तो हाई टेम्परेचर के साथ में क्या होगा कि वायु का दबाव जो होगा वो क्या होगा, कम। लो प्रेशर की सिचुएशन मतलब जब यहां लो प्रेशर की सिचुएशन आती है तो मैंने बता दिया था वहां बरसात होगी। अब बरसात कैसे होगी, क्या होता है कि यहां पर जैसे ही हाई प्रेशर की वजह से क्या होगी, वायु में जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। अब यहां पर ये क्या है कि जलवाष्प को धारण करेगी।
जल वाष्प को धारण करने के बाद में ये क्या होगा, इसका संतृप्त होगा, मतलब संघनन होगा, कंडेंसेशन होगा, और कंडेंसेशन होने के साथ में रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आपकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी सापेक्ष आर्द्रता आपकी 100% जहां हुई उसके तुरंत बाद में आपकी बरसात प्रारंभ हो जाएगी। तो ये जो आपकी संवहन बरसात होती हैं, संवहनीय वर्षा जो होती है आपकी हाई टेम्परेचर, जैसे जैसे यहां देखते रहिएगा आपको कि टेम्परेचर हाई टेम्परेचर हुआ, हाई टेम्परेचर की वजह से लो प्रेशर की सिचुएशन क्रिएट हुई, लो प्रेशर की सिचुएशन क्रिएट होने के बाद में क्या हुआ, जलवाष्प धारण करने की क्षमता उसमें ज्यादा हो जाएगी। जलवाष्प जैसे ही बादल यहां पर बन जाएंगे, ये बादल बन गए, बादल बनने के बाद में क्या होगा, संघनन, कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन होने के लिए कुछ कंडीशन है, कुछ, क्योंकि उनका जो ड्यू पॉइंट आपका उशंक बिंदु क्या है, आपका हिमांक बिंदु से कम नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से यहां पर कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन होने के बाद में एक पॉइंट आ जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता आपकी जब भी 100% हुई, जब भी आपकी सापेक्ष आर्द्रता 100% होगी तो तुरंत आपका बरसात स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह की बरसात जो होती है वो होती है आपकी संवहनीय बरसात। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरी टाइप की बरसात। दूसरी बरसात कौन सी है आपकी, दूसरी है आपकी पर्वतीय वर्षा। जिन्हें हम बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल कौन से होते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल मैं बता देता हूं डायग्राम बना के आपको, यहां देखते रहिएगा आप कि मान लीजिए ये आपका कोई माउंटेन है, ये माउंटेन है। अब क्या होता है कि जो वायु है, ये आपका यहां से निकटतम आपका कोई समुद्र है, ये समुद्र है, यहां से बरसात, यह क्लियर तरीके से आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिखेगा कि यहां से मान लीजिए जिस तरह से यहां एयर चलती है, ये एयर चली, अब ह्यूमिडिटी यानी कि जल वाष्प यहां से एब्जॉर्ब की, अब यहां से जब जल वाष्प एब्जॉर्ब की, यहां क्या होगा, सूरज की किरणें इस पर पड़ रही होंगी, माउंटेन पर पड़ रही होंगी, यहां पर क्या हो रहा होगा, लो प्रेशर की कंडीशन बन रही होगी, यहां लो प्रेशर की कंडीशन बन रही होगी। अब क्या होगा, ये क्या है बरसात, जब ये वायु यहां से ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता ग्रहण करेंगी। अब आर्द्रता ग्रहण करने के साथ साथ में, यहां से ग्रहण करने के साथ साथ में क्या होगा कि इनकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि सैचुरेटेड हो जाएंगे। सैचुरेटेड होने के बाद में क्या है कि संघनन होना स्टार्ट हो जाएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% पहुंच जाएगी। क्यों पहुंच जाएगी, क्योंकि इनके पास में पर्याप्त मात्रा में जल वाष्प है। जल वाष्प यानी कि टेम्परेचर ऑलरेडी इनके पास में यहाँ पर इतना टेम्परेचर है, तो जैसे ही आपका यहाँ लो प्रेशर की सिचुएशन होती है, लो प्रेशर की, जहां देखते हैं कि यहाँ सूरज की किरणें लो प्रेशर की कंडीशन आती है, तो तुरंत यहाँ से के बाद में बरसात, यहाँ घनघोर बरसात स्टार्ट होना प्रारंभ हो जाती है। यहाँ इस माउंटेन के इस साइड, जैसे हमारे इंडिया में मेघालय है, मेघालय चेरापूंजी में पर्वत से टकराने के बाद में यहाँ से बरसात होती रहती है, क्योंकि बंगाल, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से वो अधिक मात्रा में ह्यूमिडिटी अब्जॉर्ब करती है। अब्जॉर्ब करने के बाद में माउंटेन से टकराती है, माउंटेन से टकराने के बाद में तुरंत आपकी बरसात करती है। अब यहाँ सेम इसी तरह से जैसे जैसे आप यहाँ इनकी बरसात की जल वाष्प धारण करने की, यहाँ तो बरसात हो जाती है, अब जल धारण करने की इनकी कैपेसिटी हो जाती है यहाँ कम। अब जल धारण करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, तो यहाँ पर पर्वत के इधर साइड की बरसात यहाँ लो प्रेशर में चली जाती है, यहाँ लो प्रेशर में यहाँ बन जाती है आपकी हाई प्रेशर, यानी कि उच्च वायु दाब की कंडीशन बन जाती है, उच्च वायु दाब की कंडीशन बन जाती है। तो इनको जो भरने की वजह से यहां से क्या होता है कि यहां तक आने के बाद में इनकी जलवाष्प हो जाती है आपकी खत्म, और यहाँ जलवाष्प जब खत्म हो जाती है आपकी, यहाँ होता है संघनन नहीं होगा, संघनन नहीं होगा क्योंकि उसको चाहिए फिर से जलवाष्प की मात्रा चाहिए होती है ज्यादा। जलवाष्प की मात्रा जब ज्यादा चाहिए होती है तो यहाँ के बाद में वो इस क्षेत्र पर बरसात नहीं कर पाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इंडिया की लोकेशन को बता देता हूँ। यहाँ से हमारे यहाँ ये मालाबार तट पर यहाँ से आपका
साउथ, हमारे जो मानसून आते हैं साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम से, इस तरह से यहाँ मानसून पर्याप्त मात्रा में आपका ह्यूमिडिटी एब्जॉर्ब करके, मतलब आर्द्रता ग्रहण करके मानसून लेके जब इधर आ रहे होते हैं, तो हमारे यहाँ एक पड़ता है महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है महाबलेश्वर पर्वत। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, महाबलेश्वर पर्वत पर यहाँ क्या होता है कि जैसे ही आपकी यहाँ की पर्याप्त मात्रा में जलवाष्प लेकर चलती है, तो यहाँ जब बरसात होती है, इससे टकराने के बाद में पर्याप्त, इधर जो बरसात होती है वो 200 सेंटीमीटर तक की बरसात होती है। जैसे ही इस पर्वत के इधर जाती है, तो पर्याप्त मात्रा में ह्यूमिडिटी ना होने की वजह से महाराष्ट्र के इस पक्ष पर, महाबलेश्वर पर्वत के इस पर 200 सेंटीमीटर की वर्षा और इस पक्ष पर केवल 70 सेंटीमीटर की वर्षा ही हो पाती है, क्योंकि यहाँ पर्याप्त मात्रा में वायु के पास में जलवाष्प ना होने की वजह से 200 सेंटीमीटर की बरसात यहाँ होती है और 270 सेंटीमीटर की बरसात यहाँ होती है। तो यहाँ से आपने इस क्षेत्र को जिस तरह से इसको क्रॉस करके चली जाती है, तो इस क्षेत्र को जिस तरह से, इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम, अगर यहाँ बरसात नहीं हो पाने की वजह से इस क्षेत्र को बोलते हैं छायावृष्टि क्षेत्र। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि छायावृष्टि क्षेत्र क्या होता है, तो इसका कंसेप्ट ये है कि बरसात ना होने की वजह से प्रॉपर तरीके से उन पर ह्यूमिडिटी अब नहीं हो पाती, जिसकी वजह से यहाँ बरसात नहीं कर पाती, जिस क्षेत्र को क्या बोलते हैं छायावृष्टि क्षेत्र। अब छायावृष्टि क्षेत्र से मतलब ये है कि यहाँ आपका तमिलनाडु में पर्वत की वजह से यहाँ जाने के वजह से क्या होता है कि जब मानसून इधर सीधे निकल जाते हैं, हमारे उत्तर पूर्व की ओर निकल जाते हैं, इस तरह से निकलने के बाद में जब लौटते समय यहाँ से बे ऑफ बंगाल पड़ता है, बे ऑफ बंगाल से जब ह्यूमिडिटी अब्जॉर्ब करते हैं, ह्यूमिडिटी अब्जॉर्ब करने के बाद में लौटते समय यहाँ पर बरसात करते हैं, तमिलनाडु के क्षेत्र पर यहाँ तब बरसात होती है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट हम चलते हैं आपका चक्रवाती वर्षा, चक्रवाती साइक्लोन रेनफॉल। साइक्लोन रेनफॉल क्या होता है आपका, साइक्लोन रेनफॉल क्या होता है कि आपको मैंने बताया था कि हमेशा जो साइक्लोन का जो फॉर्म होते हैं, प्रॉपर तरीके से मैं इसको बता देता हूं आपको, एक अच्छा सा डायग्राम लेंगे हम। इसी पेन का यूज कर लेते हैं हम। ये आपका अर्थ, ठीक है, ये आपका 0 डिग्री और ये आपका 30 डिग्री की पवन को हम क्या बोलते थे, व्यापारिक पवन। आपको ये चीज़ें तो शायद क्लियर हो चुकी होंगी, जो कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूँ। और यहाँ के बाद में ये जो पवन 60 डिग्री तक चलती हैं, इनको बोलते हैं हम पछुआ पवन यानी कि वेस्टर्ली, और ये 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री आपका साउथ, इनको बोलते हैं हम ध्रुवीय पवन। नाम लिख देता हूं मैं एक बार। यहाँ पर जो चलती हैं वो चलती हैं आपकी ध्रुवीय पवन, यहाँ पर चलती हैं आपकी पछुआ पवन, यहाँ जो चलती है वो चलती हैं आपकी व्यापारिक पवन, ट्रेड, अब इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्रेड वाइंड, इसको बोलते हैं वेस्टर्ली, इसको बोलेंगे पोलर वाइंड। ठीक है, क्योंकि हम दोनों ही हिंदी इंग्लिश दोनों को कंबाइन लेके चलेंगे यहाँ पर। तो क्या होता है कि आपको मैंने ये कंसेप्ट बताया थी कि जैसे आपका इस रीजन पर हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ की जो हवाएं हैं ऊपर उठ जाती हैं, ऊपर उठने की वजह से वो 30 डिग्री पर जाकर बैठती हैं, और 30 डिग्री पर बैठने की वजह से यहाँ लो प्रेशर की कंडीशन बनती है, तो यहाँ बरसात होती है। जहां पर भी पृथ्वी के लो प्रेशर की जहां पर भी कंडीशन बनेगी, बरसात केवल वहीं पर होगी। यहाँ पर फिर जब हवाएं यहाँ पर बैठेंगी तो हवाएं यहाँ पर कौन सी कंडीशन बन जाती है आपकी, हाई प्रेशर। अब जैसे यहाँ की जो हवाएं हैं ऊपर उठती हैं, ऊपर उठने के बाद में ये क्या है, कोरियोलिसिस फोर्सेस की वजह से इस ओर मुड़ जाती हैं, दाईं ओर मुड़ जाती हैं। अब ऊपर की जो आपकी ध्रुवीय हवाएं हैं वो क्या है, इस ओर मुड़ती हैं। जब ये दोनों हवाएं यहाँ आके टकराती हैं, दोनों हवाएं इस पॉइंट पर आकर मिलती हैं, तो यहाँ पर निर्माण होता है आपका वाताग्र का।
फ्रंट बोलते हैं चक्रवात का और प्रति चक्रवात का। इन सब का निर्माण कहां पर होता है आपका, जहां पर ध्रुवीय हवाएं और पछुआ हवाएं जहां पर मिलती हैं तो वहां पर निर्माण होता है आपका फ्रंट साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन का। तो यहां जैसे अब मान लीजिए, देखो यहां ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को, यहां ये पोलर की हवाएं क्या होंगी, जब पोल की हवाएं वो काफी ठंडी होंगी और ये जो हवाएं होंगी ये आपकी गर्म, क्योंकि यहाँ आपकी कंडीशन जो बनती है आपकी लो प्रेशर की कंडीशन बनती है। ये आपको सारी की सारी बेल्ट्स में आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ किस किस तरह से आपकी हाई प्रेशर की, लो प्रेशर की सिचुएशन कहाँ बनती है, हाई प्रेशर की सिचुएशन कहाँ बनती है, कि पृथ्वी पर किस तरह से आपकी कंडीशन कहाँ कहाँ बनती है। तो ये क्लासेस आपने ना देखी हो तो कृपया करके ये क्लास आप जरूर देख लें ताकि ये चीजें आपको समझने में आसानी होगी। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, यहां जिस तरह से ये जब हवाएं इधर मूव हो रही होंगी, ये जब ये हवाएं इधर मूव हो रही होंगी, ये हवाएं इधर आने की, तो ये ठंडी हवाएं क्या होंगी, ये तेजी से इधर नीचे आने की कोशिश करेंगी और ये हवाएं क्या है इसके ऊपर जाने की कोशिश करेंगी, ठंडी हवाओं को ऊपर जाने की कोशिश करेंगी। यहां मैं इनको दिखा देता हूं आपको अलग से बना के। जैसे ही आपकी ये इस तरह से ये जो हवाएं हैं, गर्म हवाएं हमेशा ऊपर उठती हैं, जब गर्म हवाएं ऊपर उठेंगी और ठंडी हवाएं तेजी से नीचे बैठेंगी, ये तेजी से नीचे, ये आपकी गर्म हवाएं, ये आपकी ठंडी हवाएं। क्योंकि आपको पता है कि आपकी ध्रुव की जो हवाएं हैं, पोल्स की हवाएं हैं, वो आपकी ठंडी हवाएं होती हैं। ठंडी हवाएं होने की वजह से क्या होगा, अब जब यहां पर ये क्या होगा कि यहां पर जो ठंडी हवाओं की वजह से यहां वायु का संघनन होगा, तो आप यहां से देखते रहिए कि जो आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, सापेक्ष आर्द्रता, वो 100% हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहां से इनमें क्या है कि जल एब्जॉर्ब करने की क्षमता नहीं रहेगी, पर्याप्त मात्रा में इनको ह्यूमिडिटी जो होगी, पर्याप्त मात्रा में ह्यूमिडिटी उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता अभी नहीं है। और यहां पर क्या होगा, ये जो गर्म हवाएं इनसे जाके टकराएंगी और यहां से जाने के बाद में क्या करेंगी, ये बरसात, हार्श फैक्टर आपका जब 100% हुआ तो तुरंत बरसात होगी। अब ये जो बरसात होगी, ये बरसात क्या होगी कि जो आपका ड्यू पॉइंट है, ड्यू पॉइंट मैंने आपको बताया था इससे पहले, लास्ट जब यहां पे बताया था, मैं दिखा देता हूं आपको कि ये कंडीशन, जब आपका ड्यू पॉइंट हिमांक बिंदु से ज्यादा हो जाता है, हिमांक बिंदु जब ज्यादा हो जाता है, यहां पर ये कंडीशन बनेगी कि जब आपका हिमांक बिंदु यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि आपको पता है ये जो आपकी ध्रुव की हवाएं हैं वो काफी ठंडी है, फ्रीजिंग पॉइंट जब ज्यादा हो जाता है और इसका औशांक बिंदु कम होगा, तो यहां पर जो बरसात होंगी वो किस रूप में होंगी, आपकी ओले के रूप में, हिमकणों के रूप में, ओले के रूप। आई होप ये सब कुछ आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। हमने यहां पर तीनों बरसात के बारे में बात की, आपकी किस किस तरह की बरसात होती है, संवहनीय बरसात, पर्वतीय बरसात और चक्रवाती बरसात। चक्रवाती बरसात आपकी किस रीजन में, आपका पोलर रीजन में मैक्सिमम होती है, जहां पर आपका चक्रवातों का निर्माण होता है, वाताग्र का निर्माण होता है। और जो पूरे विश्व भर में सर्वाधिक वर्षा जो होती है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा, मैक्सिमम रेनफॉल जो होता है वो कौन सी बरसात से होता है, वो पर्वतीय वर्षा का होता है। ठीक है, और ये जो वर्षा होती है, ये जो संवहनीय वर्षा होती है, ये क्या है कि आपका भूमध्य रेखीय प्रदेश में होती है, भूमध्य रेखीय प्रदेश, जिसे हम बोलते हैं इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटोरियल जोन। ठीक है, आई होप ये सब कुछ आपको कंसेप्ट क्लियर होगा कि आपको बरसात कैसे होती है, कैसे नहीं होती है। हालांकि ज़्यादा डीप में मैंने इस कंसेप्ट को ज़्यादा आपको नहीं बताया है, फिर भी आपका जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कहाँ से, कौन से, किस टाइप से पूछा जाता है, ज़्यादातर क्वेश्चन आपका इसी तरह से पूछा जाता है कि आपका ड्यू पॉइंट क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जलवाष्प धारण करने की क्षमता, और इन सब के बेसिस पर रेनफॉल से क्वेश्चन बनता है। तो हमने इस चीज़ को आज यहाँ पर ही समाप्त करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।